देखो बेटा, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। हमें रसायन विज्ञान में आज पढ़ना है सीसा संचायक सेल, जिसको हम लेड स्टोरेज सेल के नाम से भी जानते हैं। लेड स्टोरेज सेल वो सेल है जो आपके घरेलू बैटरियों में यूज में आता है, मोटर वाहनों में यूज में आता है, इन्वर्टर्स के साथ आप इसको यूज करते हैं। और ये इस प्रकार का सेल होता है कि ये एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल क्या होता है? द्वितीयक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसे आप बैकअप पर यूज कर सकते हो और डिस्चार्ज होने के बाद, निरावेशित होने के बाद इसे दोबारा पुनः आवेशित भी किया जा सकता है, पुनः चार्ज किया जा सकता है। और ये प्रोसेस, चार्ज होने का प्रोसेस, आवेशन प्रक्रिया का प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहता है। डिस्चार्ज होगा अगर कभी ऐसा सेल तो फिर से चार्ज किया जा सकेगा। तो कुछ इंफॉर्मेशन लिखने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में इस बात को भी पढ़ा था कि किसी भी सेल को पढ़ने के लिए 3 बातों का जान लेना जरूरी होता है। सबसे पहला एनोड कौन सा टर्मिनल रहेगा, कैथोड कौन रहेगा, और एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य प्रयोग में लाया जाएगा। तो सीसा संचायक सेल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे पास, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। जैसे पहली इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि जो सीसा संचायक सेल होता है ये एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। तो मैं क्या लिखूंगा कि सीसा संचायक सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। और क्योंकि द्वितीयक सेल है हम ये भी लिख सकते हैं इसे द्वितीयक सेल है, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। क्योंकि द्वितीयक सेल है और आप जानते हैं द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको आप बार बार यूज में ला सकते हो, पुनः आवेशित कर सकते हो, डिस्चार्ज हो जाते हैं अगर वो। द्वितीयक सेल में से इस सेल में एक और इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इस सेल में से एनोड का कार्य कौन करता है। तो बेटा अगर कोई हमसे कहेगा कि इस सेल के लिए एनोड का कार्य कौन करता है, तो मैंने पहले से ही लिख रखा है। एनोड की देखो ये प्लेटें, ये प्लेटें जिन पर मैंने कुछ डिजाइन, डैश डैश डिजाइन बना रखी है। एनोड की ये प्लेटें जो है वो लेड से मिलकर बनती हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, एनोड का कार्य करती हैं लेड की प्लेटें, पीबी धातु की प्लेट, जो पीबी धातु की, लेड धातु की प्लेट होती है, ये कार्य करती है एनोड का। अब एक और इंफॉर्मेशन इसमें से लिख लेते हैं, क्योंकि हमने 3 चीजों की इंफॉर्मेशन लिखी थी। एनोड का कार्य कौन सा पदार्थ करता है, कैथोड का कार्य कौन सा पदार्थ करता है, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है। तो बेटा कैथोड वाली देखो, कैथोड वाले वायर वे हैं, वे प्लेटों के साथ कनेक्टेड हैं, जो प्लेटों पर मैंने कोई भी डिजाइन नहीं बनाया है। और कैथोड की प्लेटें बनाई जाती हैं, लेड डाई ऑक्साइड लिखा है। इसमें से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सही करते हैं, क्या लिखते हैं, लेड की जाली में, लेड की जाली में भरा हुआ लेड डाई ऑक्साइड। इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि जो कैथोड होता है उसमें चारों ओर जाली तो लेड की बनी होती है, लेकिन उसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है वो होता है लेड डाई ऑक्साइड। तो मैंने लेड डाई ऑक्साइड लिखा है केवल, क्यों? क्योंकि रिएक्शन के दौरान लेड डाई ऑक्साइड ही कैथोड की ओर से अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाला है। तो एनोड जान गए, एनोड क्या होता है, एनोड लेड की प्लेटों को बोलते हैं। और जबकि कैथोड जो होता है, तो कैथोड में होता क्या है, जाली बनी होती है लेड के, और उस जाली के अंदर भरा होता है लेड डाई ऑक्साइड, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि जो कैथोड है वो लेड की केवल जाली बनी है चारों ओर, और उसके अंदर एक पदार्थ भरा हुआ है जिसका नाम है लेड डाई ऑक्साइड। कभी कभी इसी इंफॉर्मेशन को कैसे दे देते हैं, लिखते हैं लेड की ग्रिड पर, लेड की ग्रिड पर
लेड डाइऑक्साइड, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं कि लेड की केवल जाली बनी हुई है, लेकिन उस पर जाली के अंदर भरा हुआ है लेड डाइऑक्साइड, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान लेड डाइऑक्साइड ही अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। अच्छा, ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई। फिर तीसरी इंफॉर्मेशन होती है कि विद्युत अपघट्य कौन सा इस्तेमाल होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि विद्युत अपघट्य कौन सा इस्तेमाल होने वाला है, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट यूज में आता है H2SO4। तो मैंने लिखा है 38% सॉल्यूशन H2SO4 का। H2SO4 का 38% जलीय विलयन जो है वो लेड स्टोरेज सेल को स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, चालू करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो मैं यहां लिखूंगा 38% H2SO4 का विलयन प्रारंभ में भरते हैं। जब लेड स्टोरेज सेल को स्टार्ट करना होता है, हम शुरुआत में उसमें 38% सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। पहली बार तो 38% का सॉल्यूशन भर दिया। अब इसके बाद यदि कभी लेड स्टोरेज सेल में H2SO4 की कमी आती है या इलेक्ट्रोलाइट की कमी आती है, तो फिर उस कमी को पूरा करने के लिए इसके पश्चात का मतलब शुरुआत तो हम 38% सॉल्यूशन से करेंगे H2SO4 के, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे लेड स्टोरेज सेल या बैटरी में भरा हुआ अंदर इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य कम होने लगा है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि H2SO4 का ही सॉल्यूशन लाएंगे, लेकिन इस बार 5% H2SO4 का विलयन प्रयोग में लाते हैं। तो ये बात विशेष ध्यान रखने वाली है कि जब बैटरी को पहली बार स्टार्ट करना होगा, H2SO4 का 38% सॉल्यूशन यूज में लाएंगे। इसके बाद अगर कभी भी उसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट कम पड़ने वाला है, तो फिर इसके बाद हम याद रखेंगे कि अब H2SO4 का केवल 5% सॉल्यूशन ही अंदर उसको भरेंगे। उसका रीजन भी ऐसा सोच सकते हैं कुछ कि जब भी बैटरी चार्ज होती है तो चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट गर्म होता है, और इलेक्ट्रोलाइट जब गर्म होता है तो जो इलेक्ट्रोलाइट पे जल है वो जल भाप के रूप में या भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब अगर ये भाप के रूप में परिवर्तित होगा तो सॉल्यूशन में जल की मात्रा कम हो जाएगी और एसिड की मात्रा ज्यादा होगी। अब क्योंकि एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो अब हमें ऐसा सॉल्यूशन का यूज करना है जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो और एसिड की अमाउंट केवल 5% हो। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि विद्युत अपघट्य में से बाद में 5% सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अभी एक और इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्या है कि क्योंकि सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल है, इसमें अभिक्रियाएं एक नहीं बल्कि 2 प्रकार की होंगी। पहली अभिक्रियाएं तब संपन्न होने वाली हैं जब बैटरी निरावेशित होगी, अर्थात आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, या ऐसा बोल सकते हैं कि बैटरी को बैकअप पर लगाया गया है, हम इससे उपकरणों को चला रहे हैं। पहली रिएक्शन तो तब निकलेगी, और दूसरी रासायनिक अभिक्रियाएं तब होती हैं जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से इस सेल या इस बैटरी में 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं भाग लेती हैं। पहली निरावेशन प्रक्रिया की रासायनिक अभिक्रियाएं और दूसरी आवेशन प्रक्रिया की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले निरावेशन प्रक्रिया की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले यहां हेडिंग लिखेंगे निरावेशन प्रक्रिया की रासायनिक अभिक्रियाएं। कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं जब यह सेल या इस प्रकार की बैटरी जो है वो निरावेशित हो रही होती है, अर्थात बैकअप पर लगी होती है, डिस्चार्ज हो रही होती है। तो इसको ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। देखो एनोड किसका बना था? लेड का। तो अगर एनोड लेड का बना था तो इस पर अभिक्रिया लेड की होगी। लेड क्या करता है?
सॉल्यूशन में उपस्थित विद्युत अपघट्य में उपस्थित जो H2SO4 है, तो H2SO4 को एक और प्रकार से लिख सकते हैं। अगर H2SO4 का 38% सॉल्यूशन बनाया गया जल में घोलकर, तो H2SO4 आयनों में भी टूटा होगा। H2SO4 कुछ इस प्रकार से आयनों में टूटा होगा। तो क्योंकि Pb धातु है, मेटल है, और मेटल पॉजिटिव चार्ज बनाने की ये प्रवृत्ति रखता है, इसलिए Pb धातु जो है वो H+ आयन से अभिक्रिया नहीं करेगी, SO4- आयन से अभिक्रिया करेगी, क्योंकि लेड पॉजिटिव चार्ज रखता है और SO4 पर होता है निगेटिव चार्ज। तो लेड अभिक्रिया करता है SO4 चार्ज से, और अभिक्रिया करने के बाद लेड जब SO4 से अभिक्रिया करता है तो बना लेता है PbSO4। अच्छा, अब एक और चीज यहां देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इधर यहां पर कोई आवेश नहीं है, यहां पर 2 इकाई ऋणावेश है। अगर मैं सोचता हूं कि तीर के निशान के लेफ्ट साइड पर अगर 2 इकाई ऋण आवेश बनता है, तो तीर के निशान के दाईं ओर राइट साइड पे भी 2 इकाई ऋण आवेश बनना चाहिए, क्योंकि मैं तीर के निशान के दूसरी ओर एक भी प्रकार का कोई आवेश नहीं दिख रहा है। मुझे यहां भी 2 इकाई ऋण आवेश बनाना है, इसलिए मैं इस साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ने का अर्थ है अगर 2 इकाई ऋणावेश इधर भी था तो उस साइड भी 2 इकाई ऋणावेश बन जाएगा, और क्योंकि दोनों ओर अब 2 इकाई ऋणावेश हो गया है तो रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस हो गई है। इसको ऐसे ही पहचान सकते हो कि Pb ने SO4 से अभिक्रिया करते हुए 2 इलेक्ट्रॉनों को अलग कर दिया, और जब कोई भी पदार्थ में अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे होते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और ऑक्सीकरण को शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सी लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पूरा नाम होता है ऑक्सीडेशन। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागने का प्रोसेस है, इसलिए ऑक्सीकरण इसको कहते हैं। तो एनोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अभी बात करते हैं कैथोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को। तो यहां लिख लेते हैं कैथोड पर। कैथोड पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है? तो बेटा सबसे पहली बात करते हैं कैथोड होता कैसा है। मैंने पहले से लिख रखा है, कैथोड किसका बना होता है? लेड की जाली होती है और उसमें भरा हुआ पदार्थ होता है लेड डाइऑक्साइड। तो कैथोड पर जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रोसेस है वो लेड के द्वारा नहीं बल्कि लेड डाइऑक्साइड के द्वारा होता है, क्योंकि लेड की तो केवल जाली बनाई जाती है, उसमें पदार्थ जो मोस्टली भरा हुआ है वो तो है लेड डाइऑक्साइड। तो कैथोड का जो लेड डाइऑक्साइड है वो अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाला है। अब लेड डाइऑक्साइड करेगा क्या? लेड डाइऑक्साइड SO4 से अभिक्रिया करेगा, 4H पॉजिटिव आयन से रिएक्शन करेगा, और साथ में उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब कौन से 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेगा ये? बेटा आपने पहले ही पढ़ रखा था, अगर एनोड इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो कैथोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ था, मैंने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉनों को दाईं ओर लिखा, तो मुझे पता चल गया कैथोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, और कैथोड के इलेक्ट्रॉनों को मैंने लिखा है बाईं ओर। यह हमेशा के लिए नियम है किसी भी सेल या किसी भी बैटरी के लिए कि यदि एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो उसका दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो दूसरा ग्रहण करेगा, अगर दूसरा वाला त्यागेगा पहला वाला ग्रहण करेगा, तो ही सर्किट कंप्लीट हो सकता है। इसके अलावा सर्किट को कंप्लीट करने का और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। तो मैंने क्योंकि देखा कि एनोड इलेक्ट्रॉन्स त्याग रहा है और त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को दाईं ओर लिखते हैं तीर के निशान के, तो मैं समझ गया नेक्स्ट पे कैथोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों को तीर के निशान के बाईं ओर लिखते हैं। अभिक्रिया का तरीका क्या रहेगा? जैसे PbSO4 से पहले रासायनिक अभिक्रिया कर रहा था, अभी भी PbSO4 से अभिक्रिया करेगा और बना लेगा PbSO4 प्लस। अभी और क्या देखते हैं? O2 4H से 2 O2 अभिक्रिया कर लेंगे तो बना लेंगे 2H2O। अभी मैं क्या सोचता हूं कि अब इस पर क्या कोई चार्ज बचा है या चार्ज नहीं बचा है, तो हम क्या देखते हैं, डबल माइनस चार्ज थे, 2 इकाई ऋणावेश यहां, 2 इकाई ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों का, तो टोटल आवेश हो गया 4 इकाई ऋण आवेश, और यहां पर आप देख रहे हैं 4 इकाई धनावेश। तो 4 इकाई ऋणावेश 4 इकाई धनावेश को समाप्त कर देगा, और तीर के निशान के लेफ्ट साइड किसी भी प्रकार का आवेश नहीं बचा है, और तीर के निशान के दाईं ओर भी किसी प्रकार का आवेश नहीं है। इसका मतलब है इस अभिक्रिया का आवेश पहले से संतुलित है।
तो ये एनोड की रासायनिक अभिक्रिया, ये कैथोड की रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करेंगे कि ओवरऑल सेल की रासायनिक अभिक्रिया को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो आपको पता है, अगर आपको सेल की रासायनिक अभिक्रिया बतानी होती है, आप एनोड और कैथोड की रासायनिक अभिक्रियाओं को आपस में क्या कर देते हो, जोड़ देते हो। तो हम यहां लिखेंगे सेल पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, सेल पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को देखो बेटा कैसे लिखना है, दोनों अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ देना है। तो जोड़ने का नियम क्या है, तीर के निशान के बाईं ओर के अवयव दूसरी अभिक्रिया में तीर के निशान के बाईं ओर के अवयवों से जुड़ेंगे, और तीर के निशान के दाईं ओर के अवयव दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के दाईं ओर रखे अवयवों के साथ जुड़ेंगे। तो पहले मैं तीर के निशान के बाईं ओर के अवयवों को जोड़ लेता हूं। पहला मेरे पास पदार्थ क्या लिखा है, Pb प्लस दूसरी अभिक्रिया में क्या लिखा हुआ है, PbO2। फिर मैं क्या देखता हूं, SO4 के 2 मोल होते हैं, बन जाएंगे जुड़ के 2 मोल SO4 और 4 मोल हाइड्रोजन। ध्यान देने वाली बात है, 2SO4 और 4H प्लस आयन। ये पूरे के पूरे SO4 बनेगा 2SO4, ये 4H के साथ मिलेगा तो बन जाएगा 2H2SO4। देखो कैसे, हाइड्रोजन 4 हो गए, SO4 में 2 का गुना है तो 2SO4 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स को लिखना नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेफ्ट साइड के सारे अवयव लिख गए हैं। अब चलेंगे तीर का निशान लगाते हुए राइट साइड के अवयवों को लिखने के लिए। तो बेटा राइट साइड के अवयवों को लिखना स्टार्ट करें तो राइट साइड के अवयवों में से PbSO4 2 बार है तो 2PbSO4 प्लस, इसके बाद में देखता हूं इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया था, इसके बाद बचता है 2H2O। तो इस प्रकार से आप सेल की रासायनिक अभिक्रिया को टोटली लिख सकते हो। अच्छा, सेल की रासायनिक अभिक्रिया को टोटली लिखने के बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस रासायनिक अभिक्रिया को देखकर पहचाना जा सकता है। क्या पहचाना जा सकता है कि सबसे पहली बात निरावेशन प्रक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया है, अर्थात यह अभिक्रिया तब संपन्न होगी जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी। डिस्चार्ज का मतलब बैकअप पे लगाई होगी, आप इसका यूज कर रहे होगे उस समय। जब बैकअप पर यूज होती है, आप अभिक्रिया को ध्यान से देखें। अभिक्रिया में से एक पदार्थ यूज किया गया था सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कहां पर था, घोल में। लेकिन अभिक्रिया के बाद मैंने देखा आपको कहीं पर भी सल्फ्यूरिक अम्ल दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं पर भी सल्फ्यूरिक अम्ल दिखाई ना देने का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल लगातार समाप्त हो रहा है, क्योंकि अभिक्रिया के पहले तो सल्फ्यूरिक अम्ल था लेकिन अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद मुझे कहीं सल्फ्यूरिक अम्ल दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब अभिक्रिया के दौरान सल्फ्यूरिक अम्ल लगातार नष्ट होता चला जा रहा है, और सल्फ्यूरिक अम्ल लगातार नष्ट होते चला जा रहा है। इसका मतलब है कि जब भी कभी बैटरी जो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट में, विद्युत घट में उपस्थित सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा घटने लगती है, या ऐसा बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व घटने लगता है, डेंसिटी घटने लगती है, और इसमें बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब यह सेल निरावेशित होता है, निरावेशित अर्थात डिस्चार्ज होता है H2SO4 की सांद्रता, बेटा चाहे सांद्रता बोल दो, और सांद्रता नहीं कहना चाहते हो या तो घनत्व बोल दो, घनत्व घटने लगता है, घटने लगता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी लिखेंगे, इसी में से आगे जोड़ लेते हैं। H2SO4 का घनत्व, H2SO4 का घनत्व 1.3 ग्राम पर लीटर से कम होने पर सेल निरावेशित माना जाता है। सेल निरावेशित माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी क्या,
कि जब भी सेल निरावेशित होता है अर्थात सेल डिस्चार्ज होने लगता है, H2SO4 की सांद्रता, या बेटा सांद्रता नहीं कहना चाहते, घनत्व कह सकते हैं, क्योंकि घनत्व भी एक प्रकार की सांद्रता है। तो सांद्रता या घनत्व क्या होने लगता है? घटने लगता है। हाँ, उसी में से एक इंपॉर्टेंट लाइन कि जब H2SO4 का घनत्व 1.3 ग्राम प्रति लीटर से भी कम हो जाए, अर्थात 1 लीटर घोल में H2SO4 की मात्रा 1.3 ग्राम से भी कम होने लगे, तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारा सेल या बैटरी है या निरावेशित हो गया है अर्थात डिस्चार्ज हो गया है। अच्छा, ये तो रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई तब जब सेल निरावेशित हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा। लेकिन हमें अभी भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी पढ़नी है जिनमें सेल या इस प्रकार की बैटरी को क्या किया जाएगा? चार्ज किया जाएगा। तो अब उन रासायनिक अभिक्रियाओं को भी पढ़ लेते हैं जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के थ्रू हमें इस बात का अंदाजा हो जाए कि सेल जब चार्ज हो रहा होता है उस पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो हम यहां लिखेंगे आवेशन प्रक्रिया की रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात जब इस प्रकार के सेल या बैटरी को चार्ज किया जाता है कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। एक और चीज बेटा इसमें से बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने एनोड पे ऑक्सीकरण लिख रखा था, कैथोड पर मुझे एक और काम रिडक्शन लिख लेना चाहिए। रिडक्शन का मतलब है अपचयन। तो इससे क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का ही कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब निरावेशन प्रक्रिया की रासायनिक अभिक्रियाएं अगर आपको आती हैं तो आवेशन प्रक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया लिखना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अच्छा, आवेशन प्रक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया लिखना क्यों कठिन नहीं है? क्योंकि जब सेल को चार्ज किया जाता है तो सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये अपोजिटली वर्क करने लगते हैं, अर्थात बिल्कुल विपरीत दिशा में कार्य करने लगते हैं। अभी क्या होता है? डिस्चार्जिंग के दौरान रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जा रही होती है, लेकिन जब चार्ज किया जाता है तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाई जा रही होती है, अर्थात आपने एनर्जी का कन्वर्जन जो है बिल्कुल अपोजिट कर रखा है। इसलिए बेटा इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं भी बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं। कैसे अपोजिट हो जाती हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया एनोड पर हुई थी अब वो रासायनिक अभिक्रिया कहां पर संपन्न होगी? कैथोड पर। और कैथोड पर कैसे संपन्न होगी? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है राइट साइड पे लिखे अवयव हमें लेफ्ट पे लिखने होंगे और लेफ्ट के अवयव हमें राइट पे लिखने होंगे। तो राइट साइड के अवयव क्या है? PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एरो का साइन, Pb प्लस SO4 डबल माइनस चार्ज, इस प्रकार से लिखना होगा। और इस प्रकार की अभिक्रिया में पहले ऑक्सीकरण थी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रही इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन बोलते हैं, रिडक्शन। क्योंकि अभिक्रिया को देखने से ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाईं ओर है और बाईं ओर इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने का अर्थ है कि यह अपचयन की अभिक्रिया है। अब जो कैथोड पर अभिक्रिया हो रही थी वो अभिक्रिया होने लगेगी एनोड पर और वो भी अपोजिट डायरेक्शन पे। तो अपोजिट डायरेक्शन की अभिक्रिया कैसे लिखें? जो राइट पे लिखा है उसको लेफ्ट पे कर देते हैं और लेफ्ट वाले अवयवों को राइट पे खिसका देते हैं। तो राइट वाले अवयव क्या है? राइट हैंड साइड पे PbSO4 प्लस 2H2O ऑक्सीडेशन, इसके बाद बचता है PbO2 प्लस SO4 डबल माइनस प्लस 4H पॉजिटिव आयन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा नजदीक लिख लेते हैं जिससे 2 इलेक्ट्रॉनों को भी लिखना आसान हो जाए। SO4 डबल माइनस प्लस 4 पॉजिटिव आयन H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या है कि अगर आवेशन प्रक्रिया में कैथोड की अभिक्रिया और एनोड की अभिक्रिया हो गई, अगर इसमें से आवेशन प्रक्रिया के दौरान टोटल सेल रिएक्शन की डिमांड कर लेता है तो देखो बेटा टोटल सेल रिएक्शन को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? दोनों ही सेल की अभिक्रिया, दोनों ही इलेक्ट्रॉनों की अभिक्रियाओं को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने से होगा क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बचा है सबको लिख लेते हैं। तो देखो PbSO4 2 बार बचा है तो 2 PbSO4 प्लस 2H2O एरो, उधर बचता है Pb प्लस
PbO2, ये नीचे वाली अभिक्रिया से PbO2 लिया गया, SO4 दो बार है और 4 H+ आयन है, मिलकर बना लेगा 2H2SO4। और ये आवेशन प्रक्रिया पर लेड स्टोरेज सेल या सीसा संचायक सेल की अभिक्रिया हो गई। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि सीसा संचायक सेल जब भी आएगा आपको दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी होगी, एक डिस्चार्जिंग के टाइम की और दूसरी जब सेल चार्ज हो रहा होगा उस समय की। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं यहां लिखूंगा इसके लिए, सेल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे। पहली चीज देखो, जब एक एनोड और एक कैथोड मिलता है तो बनता है एक सेल। ये ध्यान रखना है, एक एनोड और एक कैथोड, एक कैथोड और एक एनोड, इतना हिस्सा ये जो दिख रहा है इतना हिस्सा मिलकर बनता है एक सेल। और उस एक सेल का विभवांतर होता है 2 वोल्ट या उस सेल का विभव होता है 2 वोल्ट। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक एनोड एक कैथोड, इसको अगर ऐसे लिख लें और भी अच्छा लगने लगेगा, एक एनोड प्लस एक कैथोड आपस में मिलकर बनाते हैं एक सेल और इस सेल का विभव होता है 2 वोल्ट। अब 2 वोल्ट से ऐसा पहचाना जा सकता है कि अगर आपको 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो आपको 3 सेलों को कनेक्ट करना होगा एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट तो 3 सेलों का वोल्टेज 6 वोल्ट। ये बात हो गई। दूसरा, अगर 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो 6 सेलों के कॉम्बिनेशन को यूज में लाना होगा। अगर 24 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो 12 सेलों को कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ लाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ एक सेल का जो सेल विभव है वो 2 वोल्ट है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि लेड स्टोरेज में से एक एनोड और एक कैथोड जब मिलता है, अर्थात एक लेड की प्लेट और एक लेड डाई ऑक्साइड की प्लेट जब आपस में मिलती है एक सेल बनता है और उस सेल का विभव होता है 2 वोल्ट। तो आपको जितने वोल्ट का बैटरी चाहिए होगा, 12 वोल्ट की बैटरी के लिए 6 सेल, 6 वोल्ट की बैटरी के लिए 3 सेल और 24 वोल्ट की बैटरी के लिए 6 सेलों को एक दूसरे के साथ समायोजित करना होगा। तो ये हो गया बेटा लेड स्टोरेज सेल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें और उस पर आने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। ये विशेष ध्यान रखनी है कि जब भी कभी इस प्रकार का सेल आएगा, जिस अभिक्रिया की डिमांड होगी, निरावेशन की डिमांड होगी वो अभिक्रिया लिख के आओगे, आवेशन प्रक्रिया की डिमांड होगी वो लिख के आओगे। अगर पूरे सेल का इंफॉर्मेशन देना है तो दोनों ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं बताना जरूरी है। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं। अभी एक प्रकार का सेल रह जाता है, फ्यूल सेल या ईंधन सेल जिसको कहते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सेल है बेटा ईंधन सेल। ईंधन सेल को हम एक और नाम से जानते हैं, फ्यूल सेल भी कहते हैं। हमारी दुनिया में बहुत सारे ईंधन सेल हैं, कई प्रकार के फ्यूल सेल पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक विशेष प्रकार का ईंधन सेल है जिसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। हम केवल उसी सेल का अध्ययन करेंगे। तो इस बात को जान लेते हैं कि फ्यूल सेल होता क्या है, ये करता क्या है। तो फ्यूल सेल भी विद्युत ऊर्जा ही देता है, बशर्ते फ्यूल सेल में करना क्या होता है, फ्यूल सेल में हम एक विशेष प्रकार के फ्यूल को जलाते हैं और उस विशेष प्रकार के फ्यूल को जलाने से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने इसलिए लिख भी रखा है कि फ्यूल सेल क्या होते हैं। लिखता है एक ऐसा सेल जिसमें हाइड्रोजन या मीथेन या मेथनॉल, हाइड्रोजन मीथेन या मेथनॉल को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है और जलाने से जो दहन ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात जलाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल देते हैं या उस ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो फ्यूल सेल को मैंने एक फिगर में यहां बना रखा है और उस फिगर्स में मैं कुछ बातें बता देता हूं। ये बड़ा सा एक चैम्बर है और उस चैम्बर पर 2 इलेक्ट्रोडों को लगाया गया है। पहला एनोड, मैं लिख देता हूं नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसलिए एनोड। दूसरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, कैथोड। और इसमें एक विशेषता होती है, अभी तक के सेलों में एनोड किसी दूसरे कंपाउंड का बना होता था, कैथोड किसी दूसरे कंपाउंड का बना होता है, लेकिन फ्यूल सेल में एनोड और कैथोड सेम सब्सटेंस के बनाए जाते हैं। जिस पदार्थ का एनोड उसी पदार्थ का कैथोड भी रहेगा। तो एनोड और कैथोड दोनों सेम सब्सटेंस रहेंगे। हाइड्रोजन गैस को
इस सेल में जो हम पढ़ेंगे उसमें से हाइड्रोजन गैस को वायु की उपस्थिति में जलाया जाएगा। तो सबसे पहले सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। क्या इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोगों ने अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल पढ़ना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस सेल में हम ईंधन के रूप में किसको यूज करेंगे, किस पदार्थ को जलाएंगे। तो हमने यहां लिख रखा है कि ईंधन में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को, कोई पूछता है ईंधन सेल में या हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में किन पदार्थों को ईंधन के रूप में यूज करते हैं, हम तुरंत उनको बताएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ईंधन के फॉर्म में यूज करने वाले हैं। कहता है इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं। अच्छा, मैंने इस बार एनोड और कैथोड को अलग अलग इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसमें से एनोड और कैथोड सेम चीज के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं उसको लिखते हैं, देखो कैसे, ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। छिद्रित कार्बन क्षण में भरा हुआ, में भरा हुआ प्लेटिनम या पैलेडियम का ऑक्साइड, या तो आप प्लेटिनम का ऑक्साइड यूज में ला सकते हैं या आप पैलेडियम के ऑक्साइड को यूज कर सकते हैं। तो एक विशेष बात यहां ध्यान रखने वाली है कि दोनों ही इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों बने होते हैं छिद्रित कार्बन, अर्थात छिद्रित कार्बन होगा और उसमें भरा होगा या तो प्लेटिनम का ऑक्साइड और या पैलेडियम का ऑक्साइड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कहता है इसमें से विद्युत अपघट्य का काम कौन करता है। तो बेटा इस टाइप के सेल में KOH या NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघट्य के रूप में। तो आप इस बात को बता सकते हो कि इस सेल में विद्युत अपघट्य KOH या NaOH के जलीय विलयन को भरा जाता है। इसके बाद कहता है ये सेल कितना टेम्परेचर पर वर्क करता है। तो बेटा सेल का टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सी, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये वर्क करता है और तकरीबन इस सेल में से गैसों का जो अंदर दाब है वो रहता है 20 ATM से लेके 40 ATM तक। ये प्रेशर की अमाउंट है, दाब की अमाउंट है। 20 वायुमंडल से 40 वायुमंडल दाब की अमाउंट रहती है। हाँ, इसमें से एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो सेल का ताप है 200 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया के द्वारा जो जल बनकर तैयार होता है उस जल का टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसी में से लिख भी लेता हूं, यह ताप है सेल का और सेल से प्राप्त जल का जो ताप है बेटा वो जल का ताप रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं बताऊंगा कि जल कैसे प्राप्त होता है, वो बात की बात है, लेकिन अभी इसको लिख लेते हैं कि प्राप्त जल का जो टेम्परेचर रहता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अब कहता है गैसों का प्रवेश। गैसों का प्रवेश का अर्थ है, अब इस बात को विशेष ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस को एनोड की ओर से भेजना है और ऑक्सीजन गैस को भेजना है कैथोड की ओर से। तो गैसों का प्रवेश है एनोड की ओर से हाइड्रोजन गैस और कैथोड की ओर से ऑक्सीजन गैस। तो कोई यदि ऐसा हम लोगों से पूछ लेता है कि आखिर गैसों का प्रवेश किस नियम के आधार पर कराना है, तो बिल्कुल आसान सा है, एनोड से हाइड्रोजन गैस को भेजेंगे और कैथोड की ओर से भेजेंगे ऑक्सीजन गैस को। अब इस बात को देखेंगे कि इस सेल में एनोड और कैथोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनोड और कैथोड की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात एनोड पर कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो एनोड पर देखो आप, एनोड की ओर से हाइड्रोजन गैस जा रही, तो एनोड की ओर से गई हाइड्रोजन गैस, एनोड की ओर से हाइड्रोजन गैस प्रवेश करेगी और साथ में अभिक्रिया करेगा 4OH- आयन,
अब कहोगे सर 4OH माइनस आयन कहाँ से आ गया? तो बेटा आप जानते हो विद्युत अपघट्ट में KOH या NaOH भरा हुआ था, और आप जानते हो KOH और NaOH का जब भी अब आयनन कराया जाता है K पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव चार्ज बनता है। तो जब KOH या NaOH का आयनन होगा OH माइनस चार्ज बनेगा, और उस OH माइनस चार्ज से अभिक्रिया करेगी हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस जब अभिक्रिया करेगी तो बेटा बनाएगा 4H2O, जल बनेगा। और जल बनने के साथ साथ मैंने ये क्या देख रखा है कि 4 निगेटिव चार्ज आ रहे हैं। तो मैं अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए मैं राइट साइड पे भी 4 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दूंगा। 4 अगर इकाई ऋणावेश यहां है तो 4 इकाई ऋणावेश अभिक्रिया में तीर के निशान के दूसरी ओर भी होना चाहिए। और क्योंकि इस अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन दाईं ओर लिखा हुआ है, इससे यह पहचाना जा सकता है कि अभिक्रिया ऑक्सीकरण है, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान पदार्थ 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। तो मैं इस पे लिख सकता हूं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब बात करेंगे बेटा कि एनोड पर रासायनिक अभिक्रियाओं को होने के बाद आखिर कैथोड पर कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो बेटा कैथोड पर सबसे पहली बात ऑक्सीजन गैस का प्रवेश हो रहा है, और यहां पर अभिक्रिया करता है जल। और बेटा कैथोड पर ऑक्सीजन गैस और जल अभिक्रिया करके आपस में बना लेता है 4OH माइनस चार्ज। और इस अभिक्रिया के दौरान आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कैसे, अगर इधर OH माइनस चार्ज थे 4, आपने उधर 4 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा था। अब इस बार 4OH माइनस चार्ज राइट साइड पे है, तो आप लेफ्ट पर 4 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दोगे, ताकि अभी भी दोनों का आवेश आपस में कैसा रहे, संतुलित रहे। तो ये एनोड की रासायनिक अभिक्रिया, ये कैथोड की रासायनिक अभिक्रिया। अब अगर हमसे पूछता है कि सेल की रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, तो हम सेल की रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे। और सेल की रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए हम करते क्या है, नॉर्मली दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो होगा क्या, देखो 4OH माइनस से 4OH माइनस कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब लेफ्ट पे लिखे अवयवों को देख लेते हैं। लेफ्ट पे जो अवयव लिखे हुए हैं 2H2 प्लस O2। एक और चीज ध्यान दे लेते हैं, यहां से 2H2O, इसके 2H2O काट देंगे और 2H2O बचेंगे। 2 यहां थे, 4 यहां थे, तो ये 2H2O उसके 2H2O को समाप्त कर देंगे, बाकी के 2H2O बच जाएंगे। तो इधर H2 प्लस O2 और दूसरी ओर बचता है 2H2O। इसका मतलब अभिक्रिया सेल अभिक्रिया से पता चला कि अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनकर तैयार होता है जल। और ये जो जल बनकर तैयार होता है, इस जल का टेम्परेचर मैंने लिखा था 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट यूज इसका लिख लेते हैं। आखिर इस सेल का यूज क्या है, और यूज से पहले भी इसका एक काम और कर लेते हैं, इसका वोल्टेज लिख लेते हैं। इस प्रकार के सेल का वोल्टेज होता है 1 वोल्ट या 1.0 वोल्ट। और बेटा इसका अगर यूज कहेगा तो यूज एक काम करते हैं, लिखते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर इसके यूज लिख लेते हैं, इसके फायदे लिख लेते हैं, और इसमें आने वाली कमियों को भी लिखते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं इसके यूज को। अब बेटा पढ़ लेते हैं ईंधन सेल के क्या लाभ हैं। तो ईंधन सेल के कुछ लाभ हैं, मैंने लिख रखे हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले उच्च दक्षता। सामान्यतः सेलों की दक्षता बहुत कम होती है, लेकिन अगर मैं फ्यूल सेल को देखता हूं तो फ्यूल सेल की दक्षता या क्षमता काफ़ी अधिक होती है। तकरीबन 70% तक फ्यूल सेल जो है वो दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। पहली ये लाभ हो गया। दूसरे, प्रदूषण रहित प्रणाली। या तो इन प्रकार के सेलों में प्रदूषण होता ही नहीं है, और या प्रदूषण होता ही भी है तो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो क्योंकि इन सेलों के थ्रू प्रदूषण नहीं होता, ये एक अच्छे प्रकार के सेल हैं। थर्ड नंबर पे लिखा है सेल से जल का निर्माण, जिसे फिल्टर करके पी सकते हैं। तो इस सेल के दौरान या इस सेल की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो जल का निर्माण होता है, उस जल को फिल्टर करके पीने योग्य भी बनाया जा सकता है। चौथा नंबर लिखा है विद्युत ऊर्जा की निरंतर पूर्ति, अर्थात जब तक आप इसको फ्यूल देते रहोगे, जब तक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इस सेल को आप देते रहोगे, ये लगातार विद्युत ऊर्जा की पूर्ति करता रहेगा, तब तक ये कभी डिस्चार्ज होने वाला नहीं। इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिससे ये डिस्चार्ज हो जाएगा। आप हाइड्रोजन गैस की और ऑक्सीजन गैस की पूर्ति लगातार करते रहोगे, सतत रूप से करते रहोगे, कंटिन्यूअस करते रहोगे, तो आपको विद्युत ऊर्जा भी कंटिन्यूअस मिलती ही रहेगी लगातार। तो ये इसके ईंधन के इस सेल के लाभ हैं। अब हम पढ़ेंगे ईंधन सेल की कुछ कमियां
या जिनको कहते हैं ईंधन सेल की सीमाएं। तो ईंधन सेल की पहली कमी या सीमा क्या है? कहता है विद्युत अपघटनों के कारण पात्र पर जंग लगने का खतरा, क्योंकि विद्युत अपघट के रूप में KOH या NaOH भरे जाते हैं। ये एक प्रकार के क्षार हैं और आप जानते हो क्षार धात्विक पात्रों को खराब कर देते हैं, क्योंकि क्षार बर्तनों को खराब कर देते हैं, इसलिए सेल जिस भी बर्तन में बनाया जाता है उस पर जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। सेकेंड नंबर लिखा है ईंधन विद्युत अपघट तथा उत्प्रेरक के मध्य संबंध बनाना। इस सेल में एक और प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली होती है कि सबसे पहले ईंधन जो गैस के फॉर्म में है, विद्युत अपघट जो लिक्विड के फॉर्म में है और उत्प्रेरक जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इन तीनों के मध्य अभिक्रियाओं का समायोजन तैयार कर पाना ये अपने आप में एक कठिन चीज रहती है, एक विशेष अवस्था की जरूरत होती है। ये भी एक कठिन कार्य है, तीनों के मध्य संबंध बना पाना। कहता है थर्ड नंबर पर, कहता है महंगे उत्प्रेरकों का प्रयोग, जो पैलेडियम के ऑक्साइड या प्लेटिनम के ऑक्साइड आते हैं बेटा, ये अपने आप में महंगे उत्प्रेरक हैं, इसलिए ये सिर्फ थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है हमारे लिए। और मैंने क्या लिख रखा है, नेक्स्ट नंबर पे लिखा है ईंधन का रख रखाव, क्योंकि आप जानते हैं इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का यूज आता है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को ही स्टोर करने के लिए हमें इसे द्रव के रूप में बदलना पड़ता है, और किसी भी गैस को द्रव के रूप में बदल कर रखना कैसा कार्य है? कठिन कार्य है। तो कहता है किसी भी, अगर हाइड्रोजन, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्या है? ईंधन का रख रखाव, ईंधन का रख रखाव, क्योंकि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को लिक्विड फॉर्म में बदल के रखना पड़ता है, इसका रख रखाव कैसा होता है? कठिन। तो ये हो गया बेटा इसकी सीमा। और लास्ट नंबर मैंने जो लिखा है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको तैयार रख के जाना है एग्जाम में। क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताऊं, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने 2 अंतरिक्ष अभियान किए थे। कौन कौन से? अपोलो अंतरिक्ष अभियान और दूसरा था जेमिनी अंतरिक्ष अभियान। इन दोनों अंतरिक्ष अभियानों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की ही सहायता से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया गया था। और इसका एक और फायदा यह था कि जब इस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो अभिक्रिया के दौरान जल का निर्माण होता था। उस जल को वैज्ञानिक क्या करते थे? साइंटिस्ट फिल्टर करते थे और फिल्टर करके उसी को पी लेते थे। तो क्या होता है, अतिरिक्त रूप से वैज्ञानिकों को जल वहां अंतरिक्ष में ले जाना नहीं पड़ता है, वो इसी सेल के माध्यम से ही जल को प्राप्त कर लेते हैं। तो बेटा हम लोगों ने अपने कोर्स पर जितने भी प्रकार के सेल पढ़े थे हम लोगों ने उनको पढ़ा, बाकी की पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे।